साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका इम्पैक्ट क्लासेस में। आज हम लोग बजट से संबंधित जितने भी एमसीक्यूज़ है उसको देखेंगे। उससे पहले हम लोग यूनियन बजट जो है उसके बजट का इतिहास हम लोग वन लाइनर में आज देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल इम्पैक्ट क्लासेस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं बजट का इतिहास क्या रहा है। तो इसमें सबसे पहले जो भारत में आम बजट की बात किया जाए तो आम बजट जो है वो कब पेश किया जाता है। तो आम बजट फरवरी के पहले सप्ताह में पेश किया जाता है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि आम बजट जो है वो फरवरी के पहले सप्ताह में पेश किया जाता है। दूसरा है कि लोकसभा में बजट कौन पेश करता है। तो बजट ऑब्वियस सी बात है कि बजट जो है वो वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि भारत में पहली बार बजट कब पेश किया गया था। तो ये प्रथम बजट की बात कर रहा है कि भारत में जो पहला बजट है वो कब पेश किया गया था। तो वो 7 अप्रैल 1860। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि 7 अप्रैल 1860 को भारत में पहला बजट पेश किया गया था। नेक्स्ट चौथा है कि भारत में पहली बार बजट किसने पेश किया था। तो भारत में जो पहली बार बजट पेश किया था वो स्कॉटिश अर्थशास्त्री जेम्स विल्सन के द्वारा भारत में पहली बार बजट पेश किया गया था। अगला कह रहा है कि स्वतंत्र भारत का पहला आम बजट। देखिए यहाँ ध्यान रखिएगा कि ये स्वतंत्र भारत का पूछ रहा है कि स्वतंत्र भारत का पहला आम बजट कब पेश किया गया था। तो ये 26 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत का पहला आम बजट पेश किया गया था। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। छठा कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के सबसे पहले बजट किसने पेश किया था। तो ये जो स्वतंत्र भारत का पहला बजट था वो आर.के. षणमुगम शेट्टी के द्वारा पेश किया गया था। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 7 साल 1999 तक यानी आज़ादी के 52 साल बाद तक बजट किस समय पेश किया जाता था। तो ये बजट जो था वो शाम के 5 बजे पेश किया जाता था। नेक्स्ट देखते हैं अब तक का सबसे लंबा बजट भाषण किसका है। तो ये जो अब तक का सबसे लंबा बजट भाषण है वो निर्मला सीतारमण का है, जो 2021 वर्ष 2021 का जो बजट था उसमें दिया गया था। तो ये 2 घंटा 42 मिनट का बजट भाषण था। अगला है 9 नंबर की बजट भाषण में सर्वाधिक शब्द कब थे। तो ये पूछ रहा है कि जो बजट बनाया गया था उसमें सर्वाधिक शब्दों की संख्या कब थी। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि मनमोहन सिंह के कार्यकाल में 1991 में दिए गए बजट में कुल 18,650 शब्द थे। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है कि सबसे छोटा बजट भाषण कौन सा था। तो ये हीरू भाई मुलजी भाई पटेल ने 1977 में केवल 800 शब्दों का बजट भाषण दिया था। तो ये सबसे छोटा बजट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 11 अब तक सर्वाधिक बार किसने आम बजट को लोकसभा में पेश किया है। तो सर्वाधिक बार जो है वो मोरारजी देसाई के द्वारा वर्ष 1962 से 69 के बीच 10 बार पेश किया गया था। जबकि हम लोग पी चिदम्बरम की बात करें तो ये 9 बार पी चिदम्बरम 9 बार बजट पेश कर चुके हैं। प्रणब मुखर्जी 8 बार, यशवंत सिन्हा 8 बार, मनमोहन सिंह 6 बार बजट पेश कर चुके हैं और वर्तमान में जो हमारे वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण उनके द्वारा अब तक 5 बार बजट पेश किया जा चुका है। नेक्स्ट है कि बजट भाषण के समय में परिवर्तन कब हुआ। तो ये वर्ष 1999 से बजट के भाषण के समय में परिवर्तन कर दिया गया। अगला कह रहा है 13 नंबर कि किस वर्ष तक बजट सिर्फ अंग्रेजी में ही पेश किया जाता था। तो ये 1955 तक, केवल 1955 तक अंग्रेजी भाषा में ही बजट पेश किया जाता था, लेकिन अब दोनों भाषाओं में इंग्लिश और हिंदी दोनों में पेश किया जाता है। नेक्स्ट है कि निर्मला सीतारमण आम बजट पेश करने वाली कौन सी महिला है। तो ये दूसरी महिला है। 2019 में इन्होंने पहली बार आम बजट को पेश किया था। नेक्स्ट है कि आम बजट पेश करने वाली पहली महिला कौन थी। तो ये आम बजट पेश करने वाली पहली महिला इंदिरा गांधी थी, जो 1970 में वित्त मंत्री के तौर पर आम बजट को पेश किया था।
अगला है कि किस वित्त मंत्री ने सरकारी संपत्ति के विनिवेश की बात पहली बार बजट भाषण में कही थी? तो ये यशवंत सिन्हा जो हमारे वित्त मंत्री थे, उन्होंने सरकारी संपत्ति के विनिवेश की बात पहली बार बजट भाषण में की थी। नेक्स्ट है कि किस वर्ष तक रेल बजट एवं आम बजट अलग अलग पेश किए जाते थे? तो ये वर्ष 2017 तक ये दोनों अलग अलग पेश किए जाते थे। वर्ष 2017 से रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया। तो इसको आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि रेल बजट और आम बजट को आपस में 2017 में मिला दिया गया। नेक्स्ट है कि वर्ष 1950 तक बजट का मुद्रण कहाँ होता था? तो ये बजट का जो मुद्रण है, जो बजट छपता था, वो राष्ट्रपति भवन में छपता था, लेकिन इसके लीक होने के बाद मुद्रण नई दिल्ली में मिंटो रोड स्थित प्रेस में होने लगा। तो ये 1950 के बाद से यह मुद्रण जो है वो नई दिल्ली में होने लगा। अगला कह रहा है कि किस वर्ष से वित्त मंत्रालय के भीतर ही सरकारी प्रेस में बजट का मुद्रण होने लगा? तो 1950 से 1980 तक ये दिल्ली में मुद्रण होता था और उसके बाद 1980 से यह वित्त मंत्रालय के अंदर ही इसकी व्यवस्था कर दी गई कि जो बजट है उसका मुद्रण वित्त मंत्रालय में ही होगा। तो इसमें से आप लोग कुछ चीज़ें जो है वो आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि जो सबसे पहले जो रेल बजट और आम बजट को अलग किया गया था, कब तक अलग पेश किया जाता रहा? तो ये 2017 तक, 2017 से रेल बजट आम बजट को एक में मिला दिया गया। सबसे ज़्यादा बार किसने बजट पेश किया? तो मोरारजी देसाई। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, इन्होंने 10 बार बजट पेश किया है। और दूसरे नंबर का भी आप लोग पी चिदम्बरम जिन्होंने 9 बार बजट को पेश किया है, उसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए एमसीक्यू अब हम लोग देखते हैं बजट से संबंधित 2023-24 के बजट से संबंधित जितने भी एमसीक्यू है उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो जो बजट है, बजट जो शब्द है, वर्ड है, वो हमारे संविधान में इसका उल्लेख नहीं किया गया है। बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया। बजट के स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख हमारे संविधान में किया गया है, जो अनुच्छेद 112 के अनुसार किया गया है। तो चलिए देखते हैं आज के पहला क्वेश्चन है कि 2023-24 के वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत इसका प्रावधान है। तो ये बिल्कुल सही है, संविधान के अनुच्छेद 112 में बजट का प्रावधान किया गया है। दूसरा कह रहा है कि यह वित्त वर्ष 22-23 के लिए वास्तविक आंकड़े को दर्शाता है। तो ये गलत है। तीसरा कह रहा है कि बजट शब्द का संविधान में उल्लेख नहीं है। तो ये बिल्कुल सही है, बजट शब्द संविधान में उल्लेखित नहीं किया गया है। बजट के स्थान पे वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है। हम लोग अपनी सुविधा के लिए बजट शब्द का प्रयोग करते हैं, तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो दूसरा कथन है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दूसरा, भारत की आकस्मिक निधि के बारे में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ सत्य कथन पूछ रहा है आकस्मिक निधि के बारे में। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। कथन एक कह रहा है कि वर्तमान में संसद ने 30,000 करोड़ के कोष को इसके लिए अधिकृत किया है। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि आपदाओं और संबंधित अप्रत्याशित व्यय के लिए भारत की आकस्मिक निधि मौजूद है। तो ये भी बिल्कुल सही है। आकस्मिक निधि का जो वर्णन है संविधान के अनुच्छेद 267 में किया गया है। तीसरा कह रहा है कि इसे कैबिनेट मंत्रियों के निपटान में रखा गया है। तो ये गलत है, इसे कैबिनेट मंत्रियों के निपटान में नहीं रखा गया है। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तीसरा, भारतीय बजट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ये गलत कथन पूछ रहा है। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि सरकार की गैर कर प्राप्तियों में मुख्य रूप से सरकार द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए शुल्क और अन्य प्राप्तियों के अलावा निवेश पर ब्याज और लाभांश शामिल है। तो ये बिल्कुल सही है। बी कह रहा है कि ऋण ब्याज पर भुगतान राजस्व व्यय का हिस्सा है। तो ये भी बिल्कुल सही है। राजस्व व्यय के हिस्सा में ऋण व्यय पर जो भुगतान किया जाता है ऋण ब्याज पर, वो राजस्व व्यय का हिस्सा होता है। सी कह रहा है कि पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के उपयोग को छोड़कर राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को सभी अनुदान,
तो इसको शामिल नहीं किया जाता है, ये बजट में शामिल नहीं किया जाता है। डी कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसमें गलत कथन जो पूछ रहा है ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा, निम्नलिखित में से कौन पूंजी प्राप्तियों का हिस्सा नहीं है? तो आइए इसको देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि विदेशी सरकारों और निकायों से ऋण, तो ये पूंजीगत प्राप्तियों का हिस्सा होता है। दूसरा कह रहा है कि विनिवेश आय और लाभांश वितरण, तो ये जो होता है ये पूंजीगत प्राप्तियों का हिस्सा नहीं होता है। विनिवेश आय और लाभांश वितरण जो है वो राजस्व प्राप्तियों का हिस्सा होता है, इसलिए ये कथन गलत हो जाएगा। तीसरा है राज्य सरकारों से ऋण की वसूली, तो ये भी पूंजीगत प्राप्तियों का हिस्सा होता है। चौथा कह रहा है कि जनता से बाजार उधार और ट्रेजरी बिलों अकाल्पनिक उधार की बिक्री के माध्यम से उधार, तो ये भी पूंजीगत प्राप्तियों का हिस्सा होता है। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है, पूछ रहा है कि नहीं कौन सा सही नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। केवल 2 इसका ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5वां, रेल बजट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो आइए इसको देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि इसे वित्तीय वर्ष 2017-18 के केंद्रीय बजट के साथ प्रस्तुत किया जाता है, तो ये तो मैंने पहले ही बता दिया है कि 2017 तक इसको अलग अलग रेल बजट और आम बजट को अलग अलग पेश किया जाता था। 2017 से रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया, तो ये बिल्कुल सही है। बी कह रहा है कि रेलवे की कुल प्राप्तियों और व्यय को भारत सरकार के वार्षिक वित्तीय विवरण में शामिल किया गया है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा है कि बजट 2023-24 में रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ रुपए का पूंजीगत परिव्यय मंजूर किया गया है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये तीनों कथन जो है वो सही है, लेकिन आप लोग इसको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ रुपए की पूंजीगत परिव्यय को मंजूर किया गया है, इसको आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6वां, यूआईडीएफ का पूर्ण रूप क्या है जिसे केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार स्थापित किया जाना है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। यूआईडीएफ का पूर्ण रूप जो है वो है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। यह वर्ष 2023-24 के बजट के अनुसार इसे स्थापित किया जाएगा, और ये जो है वो प्राथमिक क्षेत्र ऋण की कमी के उपयोग के माध्यम से एक शहरी बुनियादी ढांचा विकास कोष स्थापित करने का प्रावधान 2023-24 के बजट में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां, मंत्रालयों में वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट आवंटन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और चुनें कि सही उत्तर कौन सा है। ऑप्शन ए कह रहा है कि बजट आवंटन में रक्षा मंत्रालय का सबसे बड़ा हिस्सा है, तो ये बिल्कुल सही है। बजट आवंटन में रक्षा मंत्रालय को 13.2% का हिस्सा दिया गया है, जो कुल बजट का 5,93,538 करोड़ होता है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। दूसरा कह रहा है कि बजट आवंटन में रेल मंत्रालय का सबसे बड़ा हिस्सा है, तो ये गलत है। रक्षा मंत्रालय का जब सबसे बड़ा हो गया तो रेल मंत्रालय का होगा नहीं। रेल मंत्रालय को कुल 5.4%, बजट का 5.4% रेल मंत्रालय को दिया गया है, जबकि परिवहन और राजमार्ग को 6%। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि परिवहन को 6% हिस्सा दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8वां, सरकार ने 2025-26 तक राजकोषीय घाटा को सकल घरेलू उत्पाद के कितने प्रतिशत से नीचे लाने के लिए दोहराया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4.5% से राजकोषीय घाटा को नीचे लाने के लिए दोहराया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां, केंद्र सरकार उन राज्यों को ब्याज मुक्त ऋण देगी जिन्हें 2023-24 के भीतर पूंजीगत व्यय पर कितने वर्षों के लिए खर्च किया जाना है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 50 साल हो जाएगा। लेकिन इसके लिए केंद्र सरकार ने कुछ शर्त रखा है। राज्यों का राजकोषीय घाटा जो है वो जीएसडीपी का, ध्यान रखिएगा कि जीएसडीपी का 3.5% से कम होना चाहिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10वां। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में गलत है? तो आइए इसको देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि वित्त वर्ष 2016 के बाद से केंद्र सरकार का पूंजीगत व्यय लगभग 4 गुना बढ़ गया है। तो ये बिल्कुल सही है। वित्त वर्ष 2016 के बाद से केंद्र सरकार का जो पूंजीगत व्यय है वो 4 गुना बढ़ गया है। बी कह रहा है कि पिछले 2 साल से बैंकों का एनपीए गिर रहा है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा है कि विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार वृद्धि हुई है। तो ये गलत है। अभी हाल ही में कुछ तिमाहियों में विदेशी मुद्रा में भारी गिरावट देखी गई है। तो ये गलत हो जाएगा, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार कर व्यवस्था में छूट की सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7 लाख। 7 लाख रुपया कर व्यवस्था में छूट की सीमा को बढ़ाकर कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। केंद्रीय बजट 2023-24 के नई टैक्स के अनुसार कितने लाख तक सालाना आय वाले को टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 7 लाख। 7 लाख तक के आय वाले को टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार वेतन भोगी व्यक्ति और पेंशन भोगी व्यक्ति को क्रमशः कितने रुपए की मानक कटौती मिलेगी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 50,000 और 15,000। जो वेतन भोगी व्यक्ति हैं उन्हें 50,000 और पेंशन भोगी को 15,000 रुपये की कटौती मिलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। नई कर व्यवस्था में 2 करोड़ से अधिक की आय के लिए व्यक्तिगत आयकर में उच्चतम अधिकतर भार दर को 37% से घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 25%। 37% से घटाकर इसे 25% कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार गैर सरकारी वेतन भोगी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर अवकाश नकदीकरण पर कर छूट की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर कितना रुपया कर दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 3 लाख से बढ़ाकर इसे 25 लाख कर दिया गया है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16वां। आवासीय घर में निवेश पर पूंजीगत लाभ से कटौती की सीमा कितने रुपए तय की गई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 10 करोड़ इसको निर्धारित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17। बजट में प्रकल्पित कराधान की सीमा को सूक्ष्म उद्योग के लिए कितने रुपए बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3 करोड़ रुपये इसे बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18। 31 मार्च 2024 तक निर्माण शुरू करने वाली नई सहकारी समितियों को कितना प्रतिशत की रियायती कर दर का लाभ होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 15%। 31 मार्च 2024 तक निर्माण शुरू करने वाली नई सहकारी समितियों को 15% रियायती कर का लाभ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19। सहकारी समितियों के लिए नगद निकासी पर टीडीएस की सीमा बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो ये जो सहकारी समितियों के लिए इसे बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए कर दिया गया। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20। प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों पैक्स प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों पैक्स द्वारा नगद जमा और ऋण के लिए प्रति सदस्य की उच्च सीमा कितनी तय की गई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2 लाख रुपया। पैक्स में जो नगद जमा और ऋण के लिए प्रति सदस्य की उच्च सीमा 2 लाख रुपए तय किया गया है। तो यहाँ हमारा 20 क्वेश्चन एमसीक्यू जो बजट से यूनियन बजट से संबंधित था वो समाप्त हुआ। अभी 50 से 60 क्वेश्चंस इसमें बचे हुए हैं जो नेक्स्ट पार्ट 2 में इस वीडियो के आएंगे। तो इसको आप लोग देखिए, पढ़िए और इसके बाद पार्ट 2 जो जब आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसलिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए धन्यवाद।